वेलकम बैक। ख्वाजा आसिफ ने कहा है के पी हुकूमत ने ऑपरेशन रिलीफ के लिए 4 अरब रुपए नोटिफिकेशन के जरिए जारी किए। सुहेल आफरीदी कहते हैं मुझे नहीं पता, उनकी हुकूमत में अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं, उनको पता नहीं। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कोई और वारदात ना हो जाए, बाद में ये ना कह दें मुझे पता ही नहीं चला। नोटिफिकेशन हाजिर है, 4 अरब की वारदात खुद करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नोटिफिकेशन की कॉपी भी शेयर कर दी। तीरा और मेरान शाह नकल मकानी का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, इन इलाकों में किसी ऑपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नकल मकानी सूबाई हुकूमत और TTP माहिदे के बाद शुरू हुई। बर्फबारी में लोग कम सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। KP हुकूमत नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ऐसे ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं। KP हुकूमत दहशत गर्दों को भत्ता देती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वज़ीर और दीगर कबाइल हर सर्दी में कम सर्द इलाकों की तरफ नकल मकानी करते हैं। दहशत गर्दी नासूर है, ख़त्म होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं KP हुकूमत अमन व अमान पर वफाक के साथ बैठने को तैयार है। 8 फरवरी की कॉल किसी सूरत वापस नहीं होगी। गर्दी एक नासूर है, इसको हर सूरत ख़त्म करे। इतना सीरियस मसला है कि इस पर सियासत भी ना करे। सुहेल ने कहा है कि जो बात होगी मैं वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत जो है ना वो बातचीत करेगी, बैठेगी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे। खान साहब की फैमिली की खान साहब से मुलाकात ज़रूरी है, एटलीस्ट फैमिली के मुलाकातों पे तो कोई सियासत ना हो। 8 तारीख की कॉल वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खान साहब की कॉल है और ये हम हर साल सिम्बॉलिक मनाते हैं कि इस पे हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलेगा। PTI वाले आखिर में अडियाला के बाहर थिएटर लगाने पर आ गए हैं। सब कुछ करके देख लिया, ज़िमनी इलेक्शन लड़े, इस्तीफे दिए, असम्बलियाँ तोड़ी, लॉन्ग मार्च किया, 26 नवंबर किया, 9 मई करके देख लिया। अब आ गए हैं आखिर में अडियाला के बाहर एक ठट्ठा और थिएटर लगाने पे। उसके अलावा बाई इलेक्शंस भी इन्होंने लड़के देख लिए, इस्तीफे भी देके देख लिए, असेंबलियां तोड़ के देख ली, लॉन्ग मार्च करके देख लिया, 26 नवंबर करके देख लिया, 9 मई करके देख लिया। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। वक्त तो एक ब्रेक का साथ रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से UAE के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। अबू धाबी में मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका तरक्याती अहदाफ पर जोर, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शेख मोहम्मद बिन जायद ने सदर आसिफ जरदारी का असर बहल में पुरतपाक खैर मकदम किया। UAE सदर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग की कोशिशों को सराहा। जामे इक़्तिसादी शराकत दारी माहरे पर मुज़ाकरात में पेश रफ्त पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने माहरे पर को मुआशी ताल्लुकात में संग मील करार दिया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अमन के फ़रोग के लिए मुकालमे और सिफारती हल की अहमियत पर इत्तफाक। सदर UAE ने कहा UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मौजूदा रुकनीत UAE से ताउन के नए मौक़े फराहम करती है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने मजहबी हम आहंगी और इस्लामी बरादरी की बुनियाद पर इलाकाई ताउन के फ़रोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा बाहमी ताउन से एक महफूज, तरक्की याफ्ता, मुस्तहकम खित्ता कायम कर सकती है। ईरानी सदर का हालिया वाक़यात में इस्लामी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान अमन पर मबनी किसी भी मुनसिफाना अमल के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद पर जोर देते हुए ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने आयोवा से मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा आज आयोवा से मिड टर्म इलेक्शन मुहिम शुरू करने आया हूँ। मिड टर्म इलेक्शन मुहिम बासानी जीत जाएंगे। अगर हम मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमरीका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट्स इलेक्शन जीते तो अमरीका का बड़ा नुकसान होगा। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ दे रहा हूँ। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है।
lose the midterms, you'll lose so many of the things that we're talking about, so many of the assets that we're talking about, so many of the tax cuts that we're talking about. And it would lead to very bad things. We got to win the midterms. I mean, I'm here because I love Iowa, but I'm here because we're starting the campaign to win the midterms. We got to win the midterms. We had the largest trade deficit in world history, but in 1 year, I've slashed our gaping trade deficit by a staggering 77%. It's the biggest price reduction of prescription drugs in history. And going to have a huge impact on your health care, too. I was very proud of it. And you know, the fake news, I can't get them to talk about it. Think of it. I got the biggest price reduction in history on drugs. Drugs coming in by water is down 97%. 80% of Americans support our unprecedented operation to deport criminal aliens. In other words, 80%, that's more like it, of the people support our operation to remove really dangerous, bad people out of our country. Beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आयोवा में खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज का सामना करना पड़ा। रैली में शरीक 2 अफराद को एहतजाज पर पुलिस ने बाहर निकाल दिया। एहतजाज करने वालों को डेमोक्रेट्स ने पैसे दिए हैं, ये कहना है अमरीकी सदर ट्रंप का। You do know they're paid agitators, right? They're paid. They get paid. You know, do you ever see their signs? You know, we used to have protests and you'd have guys making a sign in a basement. These are all paid agitators. अमरीकी मुसलमान डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर हमले की कोशिश। मिनेसोटा में हमलावर स्प्रे फेंककर करीब आने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। इल्हान उमर महफूज रही, तकरीब से दोबारा खिताब शुरू कर दिया। कहा, ट्रंप को बता दे हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर टाउन हॉल मिनेसोटा में ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद कर रही थी। Must resign or face impeachment. I don't know. गुल प्लाजा सानिया पर सिंध हुकूमत और एमक्यूएम में बयानबाजी। फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। शर्जील मेमन ने कह दिया इस्लामाबाद पुलिस बुलाना चाहते हैं तो बुला ले। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात और मेयर से इस्तीफे का मुतालबा किया। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, फारूक सत्तार और मैं दोनों इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची, वज़ीर इत्तलात तीनों मुस्तफी हों। जिस हल्के से मैंने अब इलेक्शन लड़ी मैं उससे इस्तीफा देता हूँ। जिस हल्के से फारूक सत्तार ने इलेक्शन लड़ी वो उससे इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन करा दें। सिक्योरिटी विथड्रॉ करके आपने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे। अपने लिए अगर इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है मंगवा लें। जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उन सबके पास पुलिस की स्क्वाड और पुलिस नफरी है। सबूत दे रहे अपने अमल से कि आप ये बोझ उठाने की पोजीशन में नहीं है। खुद कराची को वफाक की तरफ धकेल रहे हैं। इस तरह की बेवकूफी की बातें फारूक सत्तार ही करते हैं। फारूक सत्तार साहब की बात को संजीदा आप ना लें। उनके एक दिन एक बात करती है, दूसरे दूसरे बात करती है। इनका कुछ दीन ईमान। कराची का जो माहौल बन गया है, शायद वज़ीर आज़म और सदर को मुदाखलत करना पड़े। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। बोले, सानिया गुल प्लाजा के बाद कराची की जो सूरत हाल है उस पर अब देखा जाना ज़रूरी है। एमक्यूएम कराची को वफाक के हवाले करने की बात कर रही है, ये उनका जमहूरी हक है और वह राय हमवार करें। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी उतना ही अहम होगा, लेकिन ये मामला इत्तफ़ाक़ राय के बगैर मुमकिन नहीं। सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पेशकश। कहा, लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट रिस्पॉन्स टीम था। रेस्क्यू 1112 के डीजी खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को शाबाश देती हूँ। कराची में बल्दिया टाउन के 2 भाई अदनान और कामरान भी सानिया गुल प्लाजा के बाद से लापता हैं। अहले खाना तड़प रहे हैं, कहते हैं इंतज़ामिया आग नहीं बुझा सकी, जाने नहीं बचा सकी, हमारे प्यारों की लाशें तो जल्द तलाश कर दें। अफजल खान की रिपोर्ट।
बल्दिया टाउन के रिहायशी दो सगे भाई अदनान और कामरान भी सानहे गुल प्लाजा के लापता अफराद में शामिल हैं। अदनान गुल प्लाजा में बर्तनों की दुकान पर काम करता था और उसका भाई कामरान फोटो फ्रेम की दुकान पर सेल्समैन था। 22 बरसों से दोनों भाई गुल प्लाजा में मुलाजमत करके अपनी 4 बहनों और बूढ़े वालिदैन की कफालत करते थे। वालिद हनीफ कैंसर में मुब्तला है। हमारे को हमारे बच्चे दे दे ताकि हमारे को तसल्ली हो जाए। मैं आऊँगा, सुबह आ जाऊँगा। छोटे वाले ने तो यही फ़ोन पे बात की हफ्ते की रात को, पता ही नहीं चला 11वां दिन हो गया, ना इनकी लाशें मिल रही है ना कोई शनाख्त हो रही है। कवाइफ जमा करवाने और डीएनए के नमूने देने के बाद से बूढ़े और बीमार वालिदैन दोनों बेटों की लाशों को वसूल करने का इंतजार कर रहे हैं। साल सवा साल हुआ है ये इनको, बस ये इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, वैसे इससे पहले तो नहीं था कुछ। सानहे गुल प्लाजा के बाद से अदनान और कामरान के घर में गम का सन्नाटा है। हुकूमत से मायूस लवाहिकीन ने अब खुदा से आस लगा दी है। सानहे गुल प्लाजा अपने पीछे दिलखराश कहानियां छोड़ गया है। लापता अफराद के वर्सा का पहला दुख ये भी है कि वो अपने प्यारों की लाशें वसूल करने के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन नोमान शेख के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में गुल प्लाजा की इमारत में आतिशज़दगी के वाक़े को 12 रोज़ हो गए हैं। मुतासरा इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। इमारत का मलबा हटाने के बाद काम भी बंद कर दिया गया। मज़ीद बताएंगे अदनान राजपूत। आज इस अफसोसनाक वाक़ये को 12 रोज़ गुज़र चुके हैं, जबकि हुकाम का बताना है कि जो इमारत है गुल प्लाजा इमारत, इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ग्रीन कलर का टेंट लगा दिया और इमारत के करीब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। गुल प्लाजा इमारत इसको SBCA हुकाम के हवाले कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और गुल प्लाजा से अंकल सरिया जाने वाली जो सड़क है इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। SBCA के जो माहिरीन हैं उनके फैसले के बाद ही इस इमारत को डेमोलेशन किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी से 3 लावारिस बच्चे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों में 3 साला ज़ैनब, 6 साला तलहा और 8 साला आमना अली शामिल हैं। बच्चों ने बताया है वो लाहौर भाटी गेट, ऊंची घाटी और पुरानी सब्जी मंडी के पास रहते हैं। बच्चे वालिद का नाम अकबर, वालिदा का शाजिया और चचा का नाम आबिद बता रहे हैं। बच्चों के मुताबिक वो लाहौर से वालिदैन के साथ ट्रेन में कराची आए थे। बच्चों को अवामी कॉलोनी थाने में रेस्क्यू हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को ज़ायदुल मयाद अद्वियात दी गई। वज़ीर आला की स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आ गया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक OPD और वार्ड्स में ज़ायदुल मयाद अद्वियात और इंजेक्शन पाए गए। अस्पताल में ज़ायदुल मयाद अद्वियात तल्फ की ना महफूज की। ज़ायदुल मयाद अद्वियात बच्चों की ज़िंदगी के लिए बराह रास्त ख़तरा हैं। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने वार्ड्स और फार्मेसीज का ऑडिट करने का हुक्म दिया। अस्पताल में MRI मशीन की खराबी के बायस टेस्ट मुमकिन नहीं। बच्चों के ऑपरेशंस में गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है। अस्पताल का अमला, मॉनिटरिंग टीम और मरीजों से बदतमीज़ी करता पाया गया। भारत यासीन मलिक को सजाए मौत देना चाहता है, जिसके बाद खित्ते में अमन तबाह हो जाए। हमारे नुमाइंदे सरदार रजा खान से गुफ्तगू में कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशान मलिक ने मजीद क्या कहा, आइए दिखाते हैं। बिल्कुल कश्मीर के हीरो, कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक, उनकी रिहाई के हवाले से आज आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज किया जा रहा है और एक तहरीक जो है वो चलाई जा रही है इस हवाले से, ताकि उनकी जो कैदो बंद और उनकी फांसी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से, उस सिलसिले में आज आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज जो है वो जारी है और हड़ताल का सिलसिला भी इस वक्त हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनकी अहलिया मिशाल मलिक, जो इस वक्त दारुल मुज़फ्फराबाद में मौजूद है। इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगी आप? जो सब लोग बहुत परेशान हैं कि कल एक बहुत खौफनाक फांसी की केस की हेयरिंग आ रही है और कुछ भी हो सकता है। उनको जो मोदी जो इतना खून का प्यासा है और जो इतना भूखा है इस वक्त कश्मीरियों के खून का, ख़ास तौर पे यासीन साहब को वो सज़ा मौत देना चाहते हैं, फांसी घाट चढ़ाना चाहते हैं। तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज हुआ है और दुनिया भर में जितना भी हमारा कश्मीरी डायस्पोरा है वो इंडियन हाई कमीशन के बाहर एहतजाज करें और अपने लीडर, अपने कायद की जान को बचाने के लिए आप सब लोग निकलें। मगर मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ कि यासीन मलिक खाली कश्मीर की तहरीक आज़ादी या JKLF के चेयरमैन नहीं है, हुर्रियत रहनुमा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में
وہ ورلڈ کے لیڈر ہیں, امن کے لیڈر ہیں, جو انہوں نے قربانیاں, جو ان کی ساری زندگی کی کاوشیں ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پیس پروسیس کو سٹارٹ کیا, اس کے فاؤنڈر وہ بنے کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کا کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. جی ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے رضیہ سلطانہ, اور ان سے جانیں گے کیا کہیں گے بابا کی رائے کے حوالے سے. کیا اپیل کریں گی آپ؟ میری یہ اپیل تو یہی ہے, یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ باڈیز, پریزیڈنٹ ٹرمپ, پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور سارے ورلڈ میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو وہ ایکشن لیں, وہ اویئرنیس اسپریڈ کریں, اور بہت کم ٹائم رہتا ہے اور میری پاپا کی جان بہت خطرے میں, اور مودی تو بس میرے پاپا کو مارنا ہی چاہتے ہیں. تو میرا بس یہی پیغام ہے کہ میرے پاپا کی جان کو بچا دیں. جسٹس فار یاسین ملک مہم کے سلسلے میں بیلجیم میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. محمد ندیم بٹ کی رپورٹ. جسٹس فار یاسین ملک مہم کے سلسلہ میں منعقدہ مظاہرہ بھارت کی دہلی کی تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کشمیری رہنما اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے خلاف بے بنیاد اور من گڑت مقدمات کے خلاف منعقد کیا گیا. مظاہرین نے یاسین ملک کی عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کی کوششوں, قید تنہائی, خراب صحت کے باوجود علاج معالجے کی سہولیات کی عدم دستیابی پر شدید تشویش کا اظہار کیا. ہم آج ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس پرامن آواز کو بچایا جائے. احتجاج میں کمیونٹی کے تمام مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور یاسین ملک کی تصاویر, بینرز اور پوسٹرز اٹھا کر بھارتی حکومت اور NIA کی یک طرفہ عدالتی کارروائی کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین نے اقوام متحدہ, یورپین کمیشن, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ سے فوری مداخلت کی اپیل کی. یہ مظاہرہ انڈین ہائی کورٹ میں 28 جنوری کی سماعت سے ایک دن قبل کیا گیا. ندیم بٹ, ARY نیوز, یورپی دارالحکومت برسلز. حکومت سندھ نے آٹے کی فی کلو قیمت میں 8 روپے کا اضافہ کر دیا. کمشنر کراچی نے آٹے کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اطلاق فوری ہوگا. حکومت نے 10 کلو آٹے کا تھیلا 80 روپے مہنگا کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق آٹے کی ریٹیل قیمت 107 روپے فی کلو اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 1070 روپے کا ہوگا. آٹے کی ایکس مل قیمت 104 روپے فی کلو اور 10 کلو کا تھیلا 1040 روپے کا ہوگا. لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے. دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا. مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے. حالیہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ موسم خوشگوار ہو چکا ہے. خشک سردی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز میں پھر سے دھند کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں میں دھند شروع ہو چکی ہے, جس کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. جی, برطانیہ پاکستان میں پائیدار معاشی ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن لانس ٹوم کا کہنا ہے پاکستان میں سرمایہ کار باہمی معاشی تعلقات مضبوطی ظاہر کرتی ہے, جس کے نتیجے میں روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوتے ہیں. انجم وہاب کی رپورٹ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈوم کی آمد, روایتی گھنٹہ بجا کر گونگ تقریب کا آغاز کیا. برطانوی فارما کمپنی پاکستان میں $48 لاکھ کی سرمایہ کاری کرے گی. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ ایک برطانوی کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہے. اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان اور برطانیہ کے معاشی تعلقات میں مزید وسعت آئے گی. $4.8 million in their Jamshara production line. This is a sign of confidence in the Pakistan economy, and of course I'm very proud that it's another UK company investing in Pakistan to strengthen the UK-Pakistan economic links. So congratulations to Pakistan Stock Exchange, and of course very many congratulations to Helion for this new investment. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرخ صفدواری نے خطاب میں کہا کہ گزشتہ سال PSX نے 50% سے زائد ریٹرن دیا. With that positive, I think markets are continuing to flourish. So when we meet here today, I'm already telling you, last year we finished at 50%.
This month, we're already up 8.5%. फारूक सब्जवारी का कहना था कि पाकिस्तान 9 फरवरी से कैपिटल मार्केट में T+1 सिस्टम मुतारिफ करवा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर स्टेट्स एंड सेंडर्स का जलालपुर पीरवाला का दौरा, सैलाब ज़दा इलाकों में जारी यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जायजा लिया। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। यूएस कौंसल जनरल लाहौर स्टेटसन सैंडर्स ने जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों में रियासत हाय मुतहदा के ताउन से जारी अद्वियात, ग़िज़ाई किल्लत, खुराक, पीने के साफ पानी समेत दीगर प्रोग्राम्स का जायजा लिया। मुतासरीन से इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, रियासत हाय मुतहदा ने यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए $10 लाख के फंड्स जारी किए हैं, जिसके लिए यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और मकामी हेल्थ अथॉरिटीज काम कर रही हैं। I'm really happy to be here with you today. The United States government is proud to have contributed $1 million to UNICEF's programs, the emergency response for children and families who are all affected by the devastating floods and left vulnerable to malnutrition, disease, and unsafe water. सीनियर यूएस डिप्लोमेट ने सैलाब मुतासरीन से जारी इमदादी प्रोग्राम्स और फराहम की जाने वाली अद्वियात खुराक के मेयार के बारे में दरियाफ्त किया। सैलाब मुतासरीन इमदादी प्रोग्राम से मुतमईन दिखाई दिए। हमारे बच्चे बीमार थे, बहुत कमज़ोर थे, यूनिसेफ वाले आए, उन्होंने हमारे बच्चे को दवाई दी, अब हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत ठीक है। सन तवन कितने यूनिसेफ कतर वाले हम सारे बार खुश हैं, असा भी राजी से नहीं साको आटा मिले, घी दाल मिले, ए राशन साको मिले, मेहरबानी नहीं थी। रियासत हाय मुत्तहिदा की जानिब से जारी फंड से 65,000 अफराद को ग़िज़ाई खिदमात जबकि 50,000 अफराद को वॉश सपोर्ट के जरिए फायदा हासिल होगा। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। खबर आपको दें कराची से, जहां पर स्कूल इमारतें सिर्फ तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होंगी। निजी स्कूलों में रिहायशी या कमर्शियल इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अनवर खान हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे, बताइए अनवर। जी देखिए, साना गुल प्लाजा के बाद महकमा तालीम ने फैसला किया कि निजी स्कूलों में रिहायशी या कमर्शियल एक्टिविटीज में मुकम्मल पाबंदी होगी। स्कूलों में दुकानें, रिहाइश बनाना क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया गया है और तमाम निजी स्कूलों की सब्सक्रिप्शन को लाजमी करार दिया गया है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करने का फैसला किया गया है। खस्ता हाल या गैर महफूज इमारतों में कायम स्कूल फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत भी कर दी गई है। खिलाफवर्जी की सूरत पर निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की या मंसूख करने का फैसला भी किया जाएगा। गैर तदरीजी सरगर्मियों में पाए जाने वाले स्कूलों को सील करने का भी फैसला किया गया है। किसी हादसे की सूरत में मुकम्मल जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर आयद होगी। इस हवाले से शहर भर के और सिंध भर के तमाम निजी स्कूलों का मायना। बहुत शुक्रिया आपका अनवर। मीशा शफी पर सोशल मीडिया में बयान देने पर पाबंदी बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी हटाने के मीशा शफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से अली जफर की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को 30 रोज में हद तक इज्जत केस का फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का मीशा शफी के खिलाफ ये पहला फैसला नहीं। अदालत आलिया इससे पहले उनकी कई दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुकी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इजहार राय का हक बुनियादी जरूर, मगर झूठ और इल्जामात की आड़ में किसी की इज्जत को रोनने की इजाजत नहीं हो सकती। बार बार बयानात देना मुतवाजी मीडिया ट्रायल के मुतरादिफ है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने वाज़ेह किया कि अच्छी शोहरत रखने वाला शख्स अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि उस पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो इख्तियार है कि वो हतमी फैसले तक दूसरे फरीक को ऐसे बयानात से रोक दे। लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी के वकील का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, हुक्म इम्तना जारी नहीं किया जा सकता। सेशन अदालत का मखसूस हालात में हुक्म इम्तना देना कानूनन बिल्कुल दुरुस्त। माली मुआवजा किसी की साख के नुकसान का नेमुल बदल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को हिदायत की कि अली जफर की जानिब से दायर हतक इज्जत का मुकदमा तरजीही बुनियादों पर 30 दिन में निपटाया जाए। FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकात में ये बात सामने आई कि अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म किरदार कशी और तज़हीक की मुहिम चलाई गई, जिसमें मीशा शफी समेत 9 अफराद मुलव्विस थे। मुकदमा इसी तहकीक की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ मातहत अदालत में 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा भी दायर कर रखा है। अदालत के फैसले से पहले सोशल मीडिया ट्रायल से उनकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।